हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर एक और एमसीक्यू वीडियो लेके आ गए हैं। जो आप हमें कमेंट कर करके कहते हैं कि सर अभी हमारा ये एग्जाम होने वाला है, चाहे हम बीएसएसबी की बात करें या फिर केएसएससीआई की बात करें या फिर आरएमएल लखनऊ की बात करें, तो सभी के लिए जो कहते हैं कि सर हमारे बिहार में एग्जाम है या वहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सब के लिए एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है, वीकेंड में एक रहती है हमारी एमसीक्यू से रिलेटेड या फिर थ्योरिकल मान लीजिए, और एक रहती है हमारी प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो उसी सीरीज में आज की वीडियो रहेगी। चाहे आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ईएसआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप केएसएससीआई की या फिर एसजीपीजीआई की कर रहे हैं या फिर आरएमएल लखनऊ की कर रहे हैं, तो उसमें से जो एमसीक्यू आते हैं उन पेपर्स में, उन एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं, तो हमारी वीडियो के जो माध्यम और जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ये रहता है कि उससे रिलेटेड, उन्हीं से जुड़े हुए एमसीक्यू जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं से हम आपकी प्रैक्टिस क्लास कराया करें, जैसे कि हम कराते आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की भी वीडियो वैसे ही रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में, इस जो सीरीज है हमारी, इसमें बात करेंगे हम, चाहे हमारे सीएसएलडी से रिलेटेड जो एमसीक्यू आते हैं स्टेलाइजेशन से रिलेटेड, और जो सर्जिकल पोजीशंस होती हैं उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आते हैं, ये वीडियो उनमें से आई है। ये जो वीडियो रहेगी उन एमसीक्यू से रिलेटेड रहेगी जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। ये सोच करके कि सीएसएसडी तो छोटा डिपार्टमेंट है और सर्जिकल पोजीशंस क्या होती हैं, छोटी सी हैं, ठीक है कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जल्दबाजी में कहीं कहीं थोड़ी सी भी मिस्टेक आपका नेगेटिव नंबर भी देके जाएगी और आपके रैंक भी खराब करेगी। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में ना लें और इस पर बिल्कुल फोकस करें और वीडियो को पूरी देखें। बेशक एमसीक्यू छोटे रहेंगे लेकिन आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेट स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम हमारी जो सीरीज है, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि सीएसएसडी और सर्जिकल पोजीशन से रिलेटेड इसमें एमसीक्यू रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सवाल कह रहा है पहला दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ स्टेलाइजेशन इज। डेफिनेशन ऑफ स्टेलाइजेशन इज, ये सवाल हमसे कह रहा है। तो सवाल क्या है, हिंदी में मैं बात करूं क्योंकि मेरे हिंदी के साथी भी, तो हिंदी में मैं बात करूं तो कह रहा है नसबंदी की परिभाषा है। नसबंदी की परिभाषा है। नसबंदी किसको बोला गया दोस्तों? स्टेलाइजेशन को। स्टेलाइजेशन को हिंदी में बात करें तो नसबंदी बोला जाता है। तो समझ आ गई, नसबंदी की परिभाषा है। यह है सवाल। ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन है, ए है द प्रोसेस बाय विच ऑल पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड। समझे? पहला दोबारा से सुन लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑल पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड। हिंदी में बात करूं तो ये ऑप्शन कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी रोगजनक और रोगजनक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ये है। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी है द प्रोसेस बाय विच ऑल ओनली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड। देखो दोनों सेम सेम से दिख रहे हैं, लेकिन इसमें चेंज क्या क्या है, इसमें क्या है, ऑल ओनली पैथोजेनिक, इसमें नॉन पैथोजेनिक नहीं लिया गया है, तो ये इसमें चेंज है। ऑप्शन सी क्या है, द प्रोसेस बाय विच ऑल नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड, इसमें नॉन पैथोजेनिक लिया गया, पैथोजेनिक नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन सिमिलर से थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया है, सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को चेक करने के लिए। ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा। तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये जो एमसीक्यू हैं, ये सीएसएसडी वाले पहले पार्ट में हम सीएसएसडी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सर्जिकल पोजीशंस डिस्कस करेंगे। सीएसएसडी में बता दूं, सीएसएसडी क्या है? सीएसएसडी होता है दोस्तों सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ये हॉस्पिटल के अंदर, ये समझ लो कि हार्ट का काम करता है सीएसएसडी डिपार्टमेंट। चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे आप ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, या फिर सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, या फिर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर क्यों ना है, सीएसएसडी को सबको पढ़ाया जाता है। सीएसएसडी सबके हेल्पफुल रहती है, सबके काम करती है, क्योंकि अस्पताल का हार्ट होता है सीएसएसडी। सवाल आपने सुन लिया है, दोबारा एक बार बता दो, डेफिनेशन ऑफ स्टेलाइजेशन इज। तो अब इसमें ऑप्शंस राइट की तरफ चलते हैं। हमारा स्टेलाइजेशन में क्या होता है दोस्तों? स्टेलाइजेशन की मैं बात करूं तो इसमें क्या काम करता है, विच किल्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, स्पोर्स एक्सेट्रा। जो इसकी डेफिनेशन हम जो बुक की थ्योरी में पढ़ते हैं, ये वो रहती है। तो उससे सिमिलर सा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इसका उसी से सिमिलर है। द प्रोसेस बाय विच ऑल पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी रोगजनक और रोगजनक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। टोटल सब कुछ, पैथोजेनिक हो, नॉन पैथोजेनिक हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबको किल कर देती है। तो वो क्या है? वही हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन कह रहा है डेफिनेशन ऑफ स्टेलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है,
विच इज नॉट ए केमिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, विच इज नॉट ए केमिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। समझे दोस्तों, सवाल आपने पढ़ लिया है, समझ आ गई है सवाल के बारे में। हिंदी में बात कर लेते हैं इसको। हिंदी में क्या कह रहा है? हिंदी में कह रहा है जो नसबंदी की रासायनिक विधि नहीं है, जो नसबंदी की रासायनिक विधि नहीं है, नसबंदी बोले तो केमिकल स्टेलाइजेशन, नसबंदी को बोला जाए तो स्टेलाइजेशन। विच इज नॉट ए केमिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, मतलब इनमें से सारे जो हैं, ये नोट जो है ना दोस्तों, नोट जहाँ पे आ जाए ना थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करता है, इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है। नोट आया है तो समझ लो कि कुछ इसमें से नहीं होने वाला है। तो क्या है, हिंदी में बात करूँ, जो नसबंदी की रासायनिक विधि नहीं है, नसबंदी बोले तो स्टेलाइजेशन, अगर हिंदी में दोबारा से, जो स्टेलाइजेशन की रासायनिक विधि नहीं है। अब आपको मैंने पहले CSSD की थ्योरिकल क्लास ली थी, जिसमें मैंने बताया था कि आपके दो तरीके से स्टेलाइजेशन होता है, केमिकल मेथड द्वारा होता है और एक फिजिकल मेथड द्वारा होता है। तो ये केमिकल मेथड जो है उससे रिलेटेड है ये सवाल। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए ईओ गैस, जिसको एथिलीन ऑक्साइड भी बोला जाता है। दूसरा है बी ग्लूटरल्डिहाइड 2%, ग्लूटरल्डिहाइड 2%, या फिर ऑप्शन सी है फॉर्मल्डिहाइड, या फिर डी है हीट, या फिर ऑप्शन डी है हीट। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, ईओ क्या है, एथिलीन ऑक्साइड, और बी क्या है, ग्लूटरल्डिहाइड, और सी क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ये आपके केमिकल मेथड में ही आते हैं, ये जो सारे के सारे आपके केमिकल मेथड में ही आते हैं। और इसमें जो नहीं आता है वो है ऑप्शन डी हीट। हीट आपके केमिकल मेथड में नहीं आता है, फिजिकल मेथड में आता है हीट, और जो स्टेलाइजेशन का प्रोसेस रहता है, जिसमें फिजिकल मेथड की मैं बात करूं, जिसमें आपका ऑटोक्लेव आता है, स्टेलाइजेशन आता है मॉइस्ट हीट द्वारा, और ड्राई हीट द्वारा भी उसी में आता है। तो ये सब उसमें आते हैं, ये केमिकल मेथड में हीट नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल है, क्लियर हुआ दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टाइम इन ऑटोक्लेवर? समझे आप, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, प्रेशर भी पूछ रहा है, टाइम भी पूछ रहा है, और आपका टेम्परेचर भी पूछ रहा है ऑटोक्लेवर का। यानी कि ऑटोक्लेव की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में बोला जाए तो ऑटोक्लेव में तापमान, दबाव और समय क्या है, ये इसके हिंदी में बात हुई। अब इसके ऑप्शंस पे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 25 to 30 मिनट एट 121 to 132 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 121 pA। ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपके सामने ऑप्शन है। अगला है ऑप्शन बी 10 मिनट को चलाएंगे 12 p इंटू 132 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 121 pA। ऑप्शन सी है 30 to 35 मिनट एंड 121 to 132 सेंटीग्रेड डिग्री, और ऑप्शन डी है डज नॉट डिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड। आपके सामने ऑप्शन से देख रहे हो आप ऑप्शन, और कितने आसान से ऑप्शन है। क्योंकि जब जब हमने CSSD पढ़ी है तब तक हम टेम्परेचर पर बहुत ध्यान दिया है कि कितनी देर के लिए चलाते हैं, कब चलाते हैं। अब अगर आपने CSSD पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली पता होगा। अब इसके राइट ऑप्शन की बात करें कि क्या तापमान, क्या दबाव, क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर क्या रहता है इसका, तो वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है 25 to 30 मिनट, 25 से 30 मिनट चलाते हैं 121 से 132 डिग्री पे। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच इज स्टेलाइज बाई ड्राई हीट, विच इज स्टेलाइज बाई ड्राई हीट, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। हिंदी में बोला जाए तो जो सूखी गर्मी से निष्फल होता है, जो सूखी गर्मी से निष्फल होता है वो क्या है? ऑप्शन ए है ऑयल्स, साफ्स, या फिर ऑप्शन बी है स्पंज एंड बैंडेज, या फिर ऑप्शन सी है ऑल ऑफ देम, या फिर ऑप्शन डी है ओनली शार्प। ड्राई हीट की पूछ रहा है, ड्राई हीट में क्या स्टेलाइज कर सकते हैं, ये सवाल है। इसमें अलग अलग राय होती है कई लोगों की, लेकिन इसका जो ऑप्शन है ड्राई हीट में बात की जाए तो हम इसमें ऑयल्स भी और शार्प भी हम इसको स्टेलाइज कर सकते हैं ड्राई हीट में, और स्पंज और बैंडेज भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका ऑल ऑफ देम, दोनों को ही हम करा सकते हैं, ऑयल्स भी करा सकते हैं, शार्प भी करा सकते हैं, बैंडेज भी करा सकते हैं, और आपकी स्पंज भी करा सकते हैं ड्राई हीट में। तो ऑप्शन सी जो है ऑल ऑफ देम तो इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ड्राई हीट। भाई बोर तो नहीं हो रहे हो आप, क्योंकि ये सवाल बड़े आसान से आपको लग रहे होंगे कि बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम पेपर में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी सी भी मिस्टेक अगर हो जाती है तो ये सवाल गलत हो जाते हैं। तो ये सवाल बेसिक छोटे लग रहे होंगे आपको, या आपको लग रहा है वो बड़े आसान है, लेकिन ये पार्ट था। क्योंकि मुझे अभी लास्ट एक कमेंट आया था जो कि बिहार से कोई है, उन्होंने बोला था कि सर मेरे एग्जाम होने वाले हैं तो हमें इस तरीके की वीडियोज और चाहिए जिससे कि प्रैक्टिस हो सके। मेरा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, और अगर आपने
नहीं पढ़ा है तो आप इनको पढ़ें और इनको समझें कि क्या सवाल है, क्योंकि एग्जाम में, और अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आप जब तक लड़ोगे नहीं तब तक हारना नहीं है। अगर लड़ने के बाद हार रहे हो तो सही है, लेकिन बिना लड़े हार रहे हो तो गलत है। वो खुद से भी गलत है, अपने आप से भी गलत है, कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लड़के हारना, हारने की तो हम बात ही नहीं करते हैं, लेकिन एक ये कहावत है ना कि लड़के हार गए तो ठीक है, बिना लड़े मत हारना। तो इसलिए हम जो पढ़ाई करा रहे हैं, हम जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो समझाने के बारे में बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि आपको विनिंग करना है, आपने जीतना है। और जीतने के लिए आपने, चाहे छोटे सवाल हों या बड़े सवाल हों, सबको समझना है और बारीकी से समझना है, और इनकी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस, पहले भी कहा है मैंने, जो हमारे कबीरदास जी का दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से पाथर पढ़े निशान। वही कहानी है कि आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये छोटे सवाल हैं या बड़े सवाल हैं, आप आसानी से कर जाएंगे, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छे से और ईमानदारी से की जा रही है। ड्राई हीट का टेम्परेचर क्या रहता है? ऑप्शन ए है 170 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनट, या फिर ऑप्शन बी है 170 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 मिनट, या फिर ऑप्शन सी है 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनट, या फिर डज नॉट डिपेंड। ये इसका ऑप्शन है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ड्राई हीट का जो पूछ रहा है हमसे टेम्परेचर, वो रहता है आपका 170 डिग्री फॉर 60 मिनट। 170 डिग्री फॉर 60 मिनट याद रख लेना, कई बार आता है। और ये बता दूं, ये माइक्रोबायोलॉजी लैब वाले बच्चे भी जाते हैं ना एग्जाम देने, तो उनके पेपर में भी आ जाता है ये सवाल। ये कहीं देखा गया है, कई बार देखा गया है इस सवाल को। तो इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर, 170 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इज ईटीओ? व्हाट इज ईटीओ? बड़ा आसान सा, बड़ा छोटा सा सवाल है। ईटीओ की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ईटीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए एथिलीन ट्राई ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन बी है एथिलीन टेट्रा ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन सी है ईथर ट्री ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। छोटा सा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ईटीओ आपने पढ़ाई होगा, आपने देखा है जो केमिकल मेथड में काम करता है, ईटीओ कराते हैं, एलटीएसएफ कराते हैं, जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, केमिकल स्टरलाइजेशन का, जिसमें आप ईटीओ भी करा लेते हैं। तो ईटीओ की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ईटीओ की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए एथिलीन ट्राई ऑक्साइड इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन इंक्लूड। हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन इंक्लूड, यानी हिंदी में बात की जाए, उच्च स्तर की कीटाणु शोधन से शामिल है। उच्च स्तर की कीटाणु शोधन में शामिल है, ये हिंदी में बात की गई है। मतलब हाई लेवल का डिसइंफेक्शन इंक्लूड पूछ रहा है, हाई लेवल का डिसइंफेक्शन। तो क्या है? ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है टीबी, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो उच्च स्तर की कीटाणु शोधन में शामिल है, तो ये सभी शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर रहेगा। ये सीएसएसडी हमने कवर किया है, मतलब सीएसएसडी कवर नहीं बोल सकते इसको, सीएसएसडी में से कुछ चुने हुए, कुछ गिने हुए सवाल थे जो कि आम ज़्यादातर देखे गए हैं। अगर आपको और सीएसएसडी से रिलेटेड एमसीक्यू चाहिए, या फिर और किसी प्रो जो आपका टॉपिक है कि उस पर भी एमसीक्यू होने चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमको। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं हमारा दूसरा पार्ट, सर्जिकल पोजीशंस के बारे में सवाल रहेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, छोटी सी वीडियो रखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, इसलिए डाले गए हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो के कॉन्सेप्ट में। चलते हैं सर्जिकल पोजीशंस वाले पार्ट पे। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एट द टाइम ऑफ गिविंग अनेस्थीसिया इन जनरल, एट द टाइम ऑफ गिविंग अनेस्थीसिया इन जनरल विच पोजीशन गिवन। मतलब हिंदी में बात की जाए, आसान भाषा में समझा देता हूँ, जनरल अनेस्थीसिया देने के लिए मरीज की क्या पोजीशन रहेगी, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, छोटे छोटे से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो कि ये गिने प्रीवियस कई एग्जामों में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में या सेंट्रल के एग्जाम में, तो इसलिए वहाँ से मिक्सअप करके इकट्ठे किए हुए हैं। तो ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी है प्रोन, या फिर ऑप्शन सी है स्टैंडिंग, या फिर ऑप्शन डी है डज नॉट डिपेंड। तो ये देखो, जनरल एनेस्थीसिया मतलब कि जब ड्रग्स देते हैं तो सीधा लेटा के देते हैं, टेबल के पास, टेबल के ऊपर पेशेंट सीधा लेटा होता है, तो उस समय जनरल एनेस्थीसिया जो कि ड्रग्स दी जाती है, या जनरल एनेस्थीसिया की बात की जाए, तो उस समय हम पेशेंट की जो पोजीशन रहती है वो सुपाइन रहती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुपाइन। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एट द टाइम ऑफ गिविंग स्पाइनल अनेस्थीसिया, एट द टाइम ऑफ गिविंग स्पाइनल अनेस्थीसिया विच पोजीशन गिवन। अब पूछ रहा है ये, स्पाइनल अनेस्थीसिया देते समय
कौन सी स्थिति दी जाती है, स्थिति बोले तो कौन सी पोजीशन दी जाती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया, कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, सबका अलग अलग राय रहती है, तो ऑप्शन पहले बता देते हैं, इसमें सुनेंगे। अलग अलग राय नहीं रहती है, लेकिन जो पर्टिकुलर बात है वही हम इसमें करेंगे जो एग्जैक्ट रहती है। तो ऑप्शन ए है लेटरल, ऑप्शन बी है सिटिंग, या फिर ऑप्शन सी है स्टैंडिंग, या फिर ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। देखिए स्पाइनल एनेस्थीसिया दो पोजिशंस में देते हैं पहला लेटरल पोजीशन में भी देते हैं, लेटरल मतलब लिटा के आप डायग्राम देख लो, इस तरीके से लेटरल पोजीशन में भी देता है स्पाइनल, दी जाती है स्पाइनल एनेस्थीसिया, और सिटिंग पोजीशन में भी दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि सिटिंग में भी देते हैं कई एनेस्थेटिक और कई एनेस्थेटिक लेटरल में भी देते हैं। वो पेशेंट के अकॉर्डिंग सिचुएशन, जो पेशेंट की सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग उसी समय डिसीजन ले लिया जाता है कि अब इसकी क्या पोजीशन रखनी चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एट द टाइम ऑफ स्पाइन सर्जरी विच पोजीशन गिवन। अब ये पूछ रहा है स्पाइन सर्जरी में, यानी कि रीढ़ की सर्जरी के समय कौन सी स्थिति दी जाती है, कौन सी पोजीशन दी जाती है। स्पाइन सर्जरी जब होती है, स्पाइन बोले तो हमारी वर्टेब्रा, पीछे की तरफ वर्टेब्रा, अगर वहाँ पे स्पाइन में कुछ हुआ है, स्पाइन का कोई सर्जरी होनी है, प्रोसीजर होना है, तो आपने सवाल पढ़ा है, इसी समय आपने आंसर भी दे दिया होगा, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है प्रोन, ऑप्शन बी है लेटरल, ऑप्शन सी है सुपाइन, या फिर ऑप्शन डी है स्टैंडिंग। तो दोस्तों इसमें पोजीशन रखेंगे स्पाइन में, क्योंकि स्पाइन बाहर की तरफ होनी चाहिए, ऑपरेटिंग साइड पर होनी चाहिए, तो ये इसमें पोजीशन जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी आपकी प्रोन पोजीशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर स्पाइन सर्जरी के लिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच पोजीशन गिवन इन आई सर्जरीज, विच पोजीशन गिवन इन आई सर्जरीज, यानी कि आंखों के ऑपरेशन में जो पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी दी जाती है। तो ऑप्शन ए है सुपाइन, ऑप्शन बी है प्रोन, ऑप्शन सी है लेटरल, और ऑप्शन डी है स्टैंडिंग। देखिए आई सर्जरी मतलब कि आंखों को तो सीधा करके करेंगे ना, आंखों को अगर प्रोन पोजीशन में करेंगे तो उल्टा लेट जाएगा पेशेंट, उल्टा लेट जाएगा तो कहाँ से कर पाएंगे उसको, तो आंख सामने की तरफ रहेंगी तभी तो सर्जन ऑपरेट करेंगे। तो इसमें भी क्या रहेगी पोजीशन, इसमें भी आपकी सुपाइन पोजीशन इज द राइट आंसर रहेगा इसका, ऑप्शन ए सुपाइन। मैंने सर्जिकल पोजीशन पे वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको लग रहा है कि सर्जिकल पोजीशन पे थ्योरिकल पार्ट को डिस्कस किया हुआ है मैंने डिटेल में बोर्ड पे पढ़ाई हुई है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मोस्टली दिस पोजीशन गिवन इन अब्डोमिनल सर्जरी, मतलब यह स्थिति अधिकतर पेट की सर्जरी में दी जाती है। यह पोजीशन अब्डोमिनल सर्जरी में कौन सी पोजीशन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी प्रोन, ऑप्शन सी है लेटरल, या फिर ऑप्शन डी है स्टैंडिंग। तो मैं आपको बताऊं अब्डोमिनल सर्जरी, चाहे आप लेप्रोटमी सर्जरी करा रहे हैं या फिर कोई भी ओपन सर्जरी करा रहे हैं, जिसमें कई जो अब्डोमन से रिलेटेड सर्जरी होती है, तो अब्डोमन ऊपर की तरफ होता है, तो पोजीशन भी हमारी क्या रहेगी, सुपाइन पोजीशन रहेगी। तो इसमें भी राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों अब्डोमिनल सर्जरी के लिए वो भी सुपाइन ही रहने वाला है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच पोजीशन गिवन इन वेजाइनल डिलीवरी, विच पोजीशन इज गिवन इन वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि बात की जाए योनि प्रसव में कौन सी स्थिति दी जाती है, डिलीवरी के टाइम पे क्या पोजीशन रहती है पेशेंट की। तो आप लोग समझ भी गए होंगे, अगर आप मुझसे पहले समझ गए तो प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो कैसी लग रही है आपको, और भी बेहतर बना सकते हैं, और भी बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे पूरी, या फिर आपका कोई पर्सनल टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस वाले टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर आए। थोड़ा सा समय लग सकता है, एक आध हफ्ते का लेट सेट हो सकता है, लेकिन वीडियो आपके टॉपिक की जरूर आएगी। तो ये वेजाइनल डिलीवरी की पोजीशन पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है लेथोटमी पोजीशन, ऑप्शन बी है सुपाइन, या फिर ऑप्शन सी है स्टैंडिंग पोजीशन, या फिर ऑप्शन डी है डज नॉट डिपेंड। तो देखो लेथोटमी पोजीशन पे जो डिलीवरी वेजाइनल डिलीवरी होती है तो लिथोटमी पोजीशन उसमें दी जाती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर लिथोटमी पोजीशन। आपने पोजीशंस को पढ़ लेना, पोजीशंस को पढ़ लेना, उनके साइड इफेक्ट पढ़ लेना, कौन सी प्रोन पोजीशन अगर दी गई है पेशेंट को तो क्या नुकसान हो सकता है पेशेंट को, क्या दिक्कत हो सकती है उसको, तो उन सब के बारे में पढ़ लेना। स्टैंडिंग पोजीशन पे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है पेशेंट को, लिथोटमी पोजीशन पे तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है, बीपी फॉल होना, ये सब पढ़ लेना, आपके काम आएंगी। थ्योरिकल पार्ट है, थ्योरिकल पार्ट अगर आपको आता है तो ये सब चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं बच्चे मुझे काफी कमेंट करके पूछते हैं कि एमसीक्यू की कोई कौन सी बुक हो जिससे पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करें। बुक कुछ नहीं होती, जो आपने पढ़ी है उन बुकों को आप, जरूरी नहीं है कि 10 बुक खरीदो, मैं ये नहीं कहता, या कोई भी आपको सीनियर लोग ऐसा नहीं कहेगा कि आप 10 बुक एक एक अलग अलग करके खरीद लो, लेकिन आप पढ़ो पूरी, किसी को नहीं, और आप बुक पे बुक खरीदे जा रहे हो,
मेरा कहना है कि आपके पास जो बुक है पहले उनकी थ्योरी कंट्रोल करो, उनकी थ्योरी को कवर करो, उनको पहले रट लो, अपने दिमाग में पढ़ लो, रटने में समझ लो कि क्या है वो थ्योरी। जब समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से, तो ये एमसीक्यू तो आपके लिए चुटकी है, मतलब आप चुटकी में कर जाओगे अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रहते हैं एमसीक्यू कि आप प्रैक्टिस कर लो और आप अपने आप को समझ पाएं कि आपको थ्योरी कितनी वीक चल रही है। तो एमसीक्यू तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में अपनी थ्योरी को भी कवर करते चलें जो आपके पास बुक है, क्योंकि बुक बेसिक्स हैं जो आपने पहले आपके एग्जाम टाइम पे कॉलेज ने, इंस्टीट्यूट ने जो आपको प्रोवाइड कराई होंगी, उन्हीं से प्रिपरेशन करनी होती है। और सवाल भी ऐसे नहीं है कि आप ओटी टेक्नोलॉजिस्ट का पेपर देने जा रहे हैं या फिर ओटी असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं और सवाल आपके सामने डॉक्टर्स लेवल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके सिलेबस से ही रिलेटेड आएंगे। जो आपके सिलेबस में बुक हैं वो आप उन बुकों को पढ़ो, उनको एक नहीं 10-10 बार पढ़ो, थ्योरी अपनी अच्छे से कर लो। फिर आप कहेंगे कि बुक कौन सी लें, ऐसे भी बहुत कमेंट आते हैं मुझ पर। तो बुक के लिए मैंने एक लाइव वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने अपनी सारी बुक दिखाई हैं जिनको मैंने पहले पढ़ा था या जिनको आज भी पढ़ रहा हूँ, जिनमें से आज भी मैं एमसीक्यू निकालता हूँ। थ्योरी में से ही एमसीक्यू निकलते हैं और कुछ प्रीवियस एग्जाम पेपर भी लेता हूँ जिनमें से इकट्ठा करके एमसीक्यू लेके आता हूँ। कोई पर्टिकुलर बुक अभी है नहीं, तो अगर आपको कोई है पर्टिकुलर बुक तो आप वो परचेज कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन आप पहले अपनी थ्योरी को मैनेज करने की कोशिश करें, थ्योरी को कंट्रोल करें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच पोजीशन इज गिवन इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में कौन सी पोजीशन रहती है? तो ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी है लेटरल, ऑप्शन सी है प्रोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। देखिए, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक मतलब कि हड्डियों वाले ऑपरेशन के लिए कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है। तो देखो, अगर हड्डी सामने की टूटी है तो सामने की सुपाइन भी हो सकती है, प्रोन भी हो सकती है और आपकी लेटरल भी की जा सकती है। तो इसलिए इसमें ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर रहेगा। ऑर्थोपेडिक अगर पीछे की हड्डी टूट गई तो फिर प्रोन पे करना पड़ेगा। तो इसे अलग अलग, ऑर्थोपेडिक का कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि कहीं पे भी हड्डी ब्रेक हो गई तो उस समय सर्जरी करनी है, ऑपरेट इमरजेंसी है, तो सर्जन के अकॉर्डिंग भी पोजीशन ले सकते हैं जो सर्जन को अच्छी लगती है कि भाई इस पोजीशन पे लीजिए पेशेंट को, तब इसको हम ऑपरेट करेंगे। तो इसमें ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो ही सवाल बचे हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अगला सवाल है, विच पोजीशन गिवन इन हेड एंड नेक सर्जरी। यह पूछा है कि हेड और नेक की सर्जरी के लिए क्या पोजीशन रखते हैं। तो ऑप्शन ए डिमांडेड बाय सर्जन, और ऑप्शन बी है एज प्रोन, या फिर ऑप्शन सी है एज सुपाइन, या फिर ऑप्शन डी है लिथोटमी पोजीशन। तो इसमें क्या है, हेड एंड नेक के लिए क्या है, डिमांडेड बाय सर्जन, हेड एंड नेक के लिए, यानी हिंदी में बोला है सिर और गर्दन की सर्जरी में कौन सी स्थिति दी जाती है, सिर और गर्दन की स्थिति में। देखो, सिटिंग में भी करते हैं, सुपाइन में भी करते हैं, तो इससे बेहतर है अगर ये ऑप्शन है डिपेंड ऑन सर्जन, तो डिपेंड ऑन सर्जन इसका राइट आंसर ही रहेगा। इसका डिमांडेड बाय सर्जन, डिमांडेड बाय सर्जन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन है। आखिरी सवाल वीडियो का, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर पोजिशन ऑफ पेशेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जो मरीजों की स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। मतलब पेशेंट के आप पोजिशन तो कर रहे हैं लेकिन आपने क्या क्या ध्यान देना है, उन सब के बारे में ये सवाल। तो वो इसलिए मैंने कहा कि थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको हर सर्जरी, हर पोजीशन का कॉम्प्लिकेशन पता होगा, तो आप उसके हिसाब से आप सर्जरी को, मतलब सर्जरी जो होने वाली है उसकी पोजीशन उस हिसाब से करेंगे, उसके कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो ऑप्शन है सर्जिकल साइट इज मोस्ट क्लियर। आप जो पोजीशन दे रहे हैं तो उसमें क्या ध्यान दे रहे हैं, सर्जिकल साइट इज मोस्ट क्लियर, या फिर ऑप्शन बी पेशेंट स्किन इंटेग्रिटी, या फिर ऑप्शन सी है जॉइंट मोबिलिटी। जॉइंट मोबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या है कि आपने इधर से पेशेंट को प्रून किया, बाजू सही से नहीं निकाली, बाजू को ऐसे मोड़ दिया तो उसके शोल्डर में ब्रेक आ सकता है, एल्बो में ब्रेक आ सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान देना होता है पोजिशंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑल ऑफ देम ही रहेगा, क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना है कि आपने क्या क्या करना है। जॉइंट मोबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल साइट इज मोस्ट क्लियर। जो पोजिशन दिए तो सर्जिकल साइट के लिए भी दिए, तो ये इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ देम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।